Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Men's Academy. So in the previous lecture we have discussed about photosynthetic pigments which exactly initiate the process of photosynthesis, right? क्योंकि जब लाइट आएगी, फोटोन आएगा, पैकेट ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं, तो वो आके फोटो सिस्टम को हिट करेगी. फोटो सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. उसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं. सो लेटर जो वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए. आज का जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये चीजें यूज होती है और हमारे पास क्या होता है, फूड बनता है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द फोटोसिंथेसिस. सो आज हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं. मैकेनिज्म में बेसिकली अगर हम देखें, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें, सो वी हैव टू मेन स्टेप्स. एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है, राइट? लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है. डार्क रिएक्शन के लिए अब ये एक कंफ्यूजन होती है कि डार्क रिएक्शन वो होगा जो लाइट के एब्सेंस में होगा. ऐसी बात नहीं है. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे के टाइम में ही होता है, वो लाइट में ही होता है. बट डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या है, उसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती. जो प्रोडक्ट्स हमारे पास लाइट रिएक्शन में बने वही प्रोडक्ट्स एंटर होंगे डार्क रिएक्शन में और फर्दर जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रोसीड होगा, राइट? सो आज का जो टॉपिक है, जो मेन फोकस है हमारा जिस टॉपिक पे, दैट इज लाइट रिएक्शन. कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्या है, किस तरह से परफॉर्म आउट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है जिस तरह से हम लोग रिस्पायरेशन में स्टडी करते हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो यहाँ पे भी होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी होता है. सेम उसी तरह का ग्रेडियंट भी बनता है क्योंकि दोनों प्रोसेसेस जो है वो किस लिए होते हैं. अगर फोटोसिंथेसिस है, अगर रिस्पायरेशन है, तो वो होते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए. किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए. लेकिन इसको इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. दोनों प्रोसेसेस बाकी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट यूज होती है. वहां पे उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होती है चीजों की. क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें लाइट रिएक्शन आज के टॉपिक, जो आज के लेक्चर में मेन फोकस होगा हमारा लाइट रिएक्शन पे. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें लाइट रिएक्शन को, लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होता है? ये होता है ग्रेनम में. अगर आप लोगों को याद हो लास्ट लेक्चर में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में भी आप लोगों को मैंने प्रॉपर डायग्राम के जरिए दिखा दिया है. बट अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है प्लांट बॉडीज में जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अगर हम क्लोरोप्लास्ट में देखें तो क्लोरोप्लास्ट में अगर आपको याद हो वहां पर प्रेजेंट है थाइलेकोइड्स. वो स्टेक्स के फॉर्म में, लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स के फॉर्म में उनकी अरेंजमेंट होती है जो कि आगे क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं. और इसी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में, इन्हीं थाइलेकोइड के जो मेम्ब्रेन्स हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स. इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स और यही पिगमेंट्स जो है वो लाइट को कैप्चर करके क्या करते हैं, यही लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं, राइट? क्योंकि जब लाइट आएगी तो सबसे पहले ये क्या करेगी, इसी पिगमेंट्स को स्ट्राइक करेगी. यही पिगमेंट्स जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, राइट? अब अगर हम देखें तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या थे, पाइल्स ऑफ स्टेक, जो आप लोगों को पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह अरेंजमेंट में थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस सिंगल को हम क्या कहते हैं, इस सिंगल को कहते हैं ग्रेनम. और जब बहुत ज्यादा हो जाए देन ग्रेना. तो इसी ग्रेनम में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि थाइलेकोइड के जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्हीं मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोसेस इनिशिएट करवाएंगे. सो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेनम में होता है. और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो वो फिर जेली लाइट मैट्रिक्स जो स्ट्रोमा है उसमें होता है. तो वो हम उसी चीज उस वाले टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रोमा वाली बात. यहाँ पे हमारा फोकस होगा लाइट रिएक्शन पे. तो ये हमें पता चला
कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेनम में होता है, राइट, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये पिगमेंट्स जो है ये एक क्लस्टर बनाते हैं, लाइक वी कैन से क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। और ये जब क्लस्टर बनाते हैं तो ये आगे जाके क्या करते हैं, ये बनाते हैं फोटो सिस्टम, ये बनाते हैं फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम में इसका पूरा स्ट्रक्चर है, आगे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यही फोटो सिस्टम जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, बहुत सारे लाइक क्लस्टर ऑफ पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। एक इसमें होता है रिएक्शन सेंटर, जिसमें यू कैन से लाइक जो मालिक मॉलिक्यूल होता है, राइट, क्लोरोफिल ए, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, तो वो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। बाकी जो है नीचे जो क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होता है, उससे क्या बनाया होता है, उससे बनाया होता है फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम में भी हमारे पास क्या है, टू टाइप्स हैं, एक है फोटो सिस्टम 1, एक है फोटो सिस्टम 2, इतना आप लोग याद रखें। अब अगर इसके बाद हम देखें तो बेसिकली अगर लाइट रिएक्शन की हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अगर हम लाइट रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स की बात करें तो बनता है एटीपी प्लस NADPH, ये बनता है हमारे पास, राइट। तो मैंने आपसे ये पहले भी कहा कि इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट यूज होती है और जो एटीपी है उसका प्रोडक्शन होता है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन फिर हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बाकी दोनों चीजें क्या है, सेम है, दोनों प्रोसेसेस, सॉरी नॉट चीजें, दोनों प्रोसेसेस क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। क्लियर, वहां पे फोटो होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव होता है। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, सो वी हैव टू टाइप्स। एक हमारे पास है साइक्लिक पाथवे, दूसरा हमारे पास है नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों से पता चल रहा है कि व्हाट डज इट मीन। साइक्लिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, जिस तरह से हमारे पास रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो चलती है। सो सेम लाइक दैट लाइट रिएक्शन में भी वही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फ्लो करता है, एंड देन जो आगे प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो साइक्लिक में क्या होगा कि एक फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा तो वापस उसी फोटो सिस्टम में आएगा। साइक्लिक में ये होगा, एक फोटो सिस्टम है, क्लियर, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एस्केप हुआ, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए वापस ही वो फोटो सिस्टम में आएगा। क्लियर, तो इससे क्या होता है, एक साइक्लिक पाथवे बनता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक पाथवे की, तो नॉन साइक्लिक पाथवे को हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं, इसको हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। क्यों जेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकला तो वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, यहाँ पे दूसरा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लियर, और इस तरह से वो फर्दर फिर आगे हम डिटेल में ये डिस्कस करें, लेकिन अभी आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट बना रही हूँ कि बेसिकली लाइट रिएक्शन में होता क्या है। क्लियर, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो डिफरेंट फोटो जो कैरियर्स हैं उनसे मूव करके इस फोटो सिस्टम में आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर एक दो कैरियर से जाएगा और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बनेगा NADPH। क्लियर, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें
तो एक जेड स्कीम हमारे पास बन रहा है। इसी वजह से नॉन साइक्लिक पाथवे में जब इलेक्ट्रॉन एक दफा फोटो सिस्टम से निकला वो वापस उसी फोटो सिस्टम में नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ साइक्लिक पाथवे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो वापस कुछ कैरियर से होके, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होके वापस कहाँ आएगा, उसी फोटो सिस्टम में ही आएगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक साइक्लिक पाथवे बनाता है। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे। एक कॉमन सेंस की बात है, साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन आके वापस जो भी प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक पाथवे में होगा। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, एक जेड स्कीम बनेगा। क्लियर? और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस जो अपना फोटो सिस्टम है उसके पास नहीं आएगा, बल्कि फर्दर जाके दूसरे प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। राइट? तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली जिस तरह से रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो लाइट रिएक्शन में भी चलती है। बट यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का है। क्लियर? बाकी जो है इसमें डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है। वहां पे भी ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पे भी ग्रेडियंट बनता है, वहां पे भी एटीपी सिंथेज होता है, यहाँ पे भी एटीपी सिंथेज होता है। क्लियर? फोर्स जो है वो जनरेट होगी और उसी फोर्स के जनरेशन से एटीपी और जो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक वो कंबाइन होंगे और हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी। और सेम जहां वहां पे बना था NADH, वहां पे तो खैर पहले से NADH बन के आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो के रिजल्ट में NADPH जो है वो बन जाएगा। क्लियर? बाकी अगर डिफरेंस हम देखें तो वहां पे हम लोग NADH यूज करते हैं, यहाँ पे NADPH यूज करते हैं। और अगर उसकी बात आए FADH की तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। FADH जो है वो सिर्फ रिस्पायरेशन में बनता है, फोटोसिंथेसिस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? जब सेसिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तब हमारे पास FADH बनता है। क्रेब साइकिल, TCA साइकिल जब चलती है तब वहां पे जब सेसिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास FADH2 जो है वो बनता है। और अगर डिफरेंस हम देखें NADH और FADH2 में, तो NADH और FAD क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये एक हाइड्रोजन को कैरी करता है NADH और FADH2 वो दो हाइड्रोजन को कैरी करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? साइक्लिक नॉन साइक्लिक इन सारी चीजों का क्लियर हुआ आप लोग को? अब आगे समझते हैं फोटो सिस्टम्स को और फिर लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट यूज नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है वही एंटर होते हैं किस चीज में, डार्क रिएक्शन में। वहां पे कार्बन की फिक्सेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, कुछ प्रोसेसेस होंगे और देन हमारे पास क्या बनता है लास्ट में, ग्लूकोज। क्लियर? अब अगर हम देखें लाइट रिएक्शन में, तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि फोटो सिस्टम, आई हैव टॉक्ड टू यू अबाउट फोटो सिस्टम्स। तो अगर हम फोटो सिस्टम्स की बात करें, वी हैव टू फोटो सिस्टम्स। अगर हम फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ये हुआ हमारे पास एक फोटो सिस्टम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। यहाँ पे बाकी पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, क्लोरोफिल सी भी हो सकता है और कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 100 पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये है फोटो सिस्टम 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 हुआ। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, दो फोटो सिस्टम्स हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है,
देखिए ये हमारे पास पिगमेंट्स हुई। अब अगर हम देखें तो ये क्या है, दिस इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, राइट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेम यहाँ पे भी यही चीजें, क्लियर। और अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास है फोटो सिस्टम 1, ये हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। अब अगर हम देखें जब लाइट आती है तो ये लाइट क्या करेगी, इस फोटो सिस्टम को हिट करेगी, क्लियर, इस पिगमेंट को हिट करेगी। इस पिगमेंट में जो प्रेजेंट यहाँ पे सारी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको लाइट एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हासिल करने की वजह से वो एक्साइटेड होगा। जब वो एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा, वो उस पिगमेंट को जोड़ देगा। जब वो उस पिगमेंट को जोड़ देगा, जिस तरह से आप देखें ये क्या करेगा, अपने पिगमेंट को जोड़ देगा, जब बाहर आएगा या अपनी सारी एनर्जी जो है ये यूज कर देगा, यूज तो खैर नहीं करेगा लेकिन फिर से जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ये वापस अपने इसी पिगमेंट में आ जाएगा। जब ये इसी पिगमेंट में वापस आता है तब यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा ये एनर्जी इस पिगमेंट को मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जाएगा, फिर से वापस इसी पिगमेंट की तरफ आएगा, फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी दूसरे पिगमेंट को, एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट में एनर्जी आएगी किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा और इस पिगमेंट को छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन फ्लो चलेगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारे पास थाइलाकोइड जो स्पेस है उसमें ग्रेडियंट बनेगा, एटीपी सिंथेस काम करेगा और एटीपी की प्रोडक्शन होगी, राइट। यही होता है लाइट रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पिगमेंट्स को जोड़ देते हैं, जब उनकी एनर्जी वो बाहर खूब घूम फिर के वापस अपनी पिगमेंट की तरफ आ जाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जब वापस अपनी पिगमेंट की तरफ आते हैं वो एनर्जी दूसरे पिगमेंट को मिलेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होगा। देन तीसरे इलेक्ट्रॉन के पास ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी की जो फ्लो है वो यहाँ पे हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको दूसरा पिगमेंट ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए को ये सारी जो एनर्जी है ये मिल जाएगी और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए है सेम उसी के साथ भी होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये बेसिकली इसी वजह से है कि इसी से लास्ट में एक ग्रेडियंट बनेगा और हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, देन दूसरे पिगमेंट्स का मतलब इनकी क्या जरूरत है कि ये क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि एक फैक्ट्री में एक ऑनर है और बाकी क्या है उसके सर्वेंट्स हैं। तो जो काम वो एक सिंगल काम जो है, एक सिंगल टास्क कुछ स्पेसिफिक अपने सर्वेंट्स को देता है, तो अगर वो ऑनर उसको अकेले करेगा और वो बहुत सारे सर्वेंट्स उसको मिलकर करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सेम यहाँ पे भी बहुत सारे जब लाइट आती है, मैंने आपसे कहा था कि जो पिगमेंट्स हैं अदर देन क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल बी है, जो कैरोटीनॉइड्स हैं, वो एसेसरी पिगमेंट्स के तौर पे काम करते हैं। उनका जस्ट लाइट को कैप्चर करना फंक्शन नहीं होता बल्कि वो क्लोरोफिल को इंटेंस सनलाइट से भी बचाते हैं। तो यहाँ पे जब लाइट आएगी तो उसको ये सारे कैप्चर करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये उस लाइट की इंटेंसिटी से बचा रहेगा क्योंकि जितना लाइट यहाँ पे आ रही है उसको ये सारे पिगमेंट्स कैप्चर कर देते हैं और इसी तरह से इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में अपनी एनर्जी किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को, और सेम वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी एंड देन फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये एक कंफ्यूजन था। दूसरा अगर हम देखें तो सबसे पहले जब लाइट आती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है।
मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो इनके बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है और जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है। ये असल में क्या है, इनका मेन डिफरेंस है। जो इसका रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वो 680 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है। तो यही मेन डिफरेंस है फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के बीच। अब एक दूसरी कंफ्यूजन क्या है तो स्टूडेंट्स को होती है, अगर हम देखें जब लाइट आएगी, दिस इज सन, वैसे सन तो येलो या ऑरेंजिश होता है बट मैंने रेड बना दिया। तो ये लाइट जब आएगी, these are what? These are photons, packets of light। तो ये सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 को हिट करेगी, उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 को हिट करती है। क्लियर? फोटो सिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, अगर हम देखें तो लाइट जो है वो क्या करती है, पहले फोटो सिस्टम 2 को हिट करती है, देन इसके बाद फोटो सिस्टम 1 को हिट करती है। अब इसके बिहाइंड क्या रीजन है, मतलब पहले तो फोटो सिस्टम 1 को हिट करना चाहिए था, देन 2 को। तो इनको जो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ये जो नेम इनको दिए गए हैं, ये नेम इनको डिस्कवरी के बेस पे है, इनके फंक्शन के बेस पे नहीं। अगर फंक्शन के बेस पे गिवन होते तो ऑब्वियस सी बात है पहले फोटो सिस्टम 1 काम करता है, लेकिन हुआ ये कि पहले अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, बट देयर वाज समथिंग जो कि साइंटिस्ट को लग रहा था कि फोटो सिस्टम 1 से आगे भी कुछ प्रेजेंट है, स्टिल देयर आर समथिंग जो कि लाइट को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो स्टडी कर रहे थे। सो देयर वाज समथिंग मिसिंग। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि क्या पता यहाँ पे, इन्होंने अज्यूम कर दिया कि क्या पता यहाँ पे भी फोटो सिस्टम प्रेजेंट हो, बट अभी तक हमें नहीं पता। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर जब दूसरा सिस्टम डिस्कवर हुआ तो इसको इन्होंने नाम दिया फोटो सिस्टम 2 का। सो इसमें फंक्शन वाइज कोई जो है वो लॉजिक नहीं है कि मतलब क्यों फोटो सिस्टम 2 को पहले करता है देन 1 को। ये जो 1 और 2 इनको गिवन है जस्ट इनके डिस्कवरी के बेस पे गिवन है, राइट? तो ये भी एक कंफ्यूजन थी, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर हम लोग देखें प्रोसेस को, मैंने आपसे कहा कि लाइट रिएक्शन क्या है, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो। सबसे पहले अगर हम देखें, सो वी आर डिस्कसिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसमें फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों जो है वो यूज होंगे, जबकि अगर हम बात करें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथ पे की, उसमें फिर दोनों यूज नहीं होते। तो सबसे पहले अगर देखें लाइट जो है, फोटोन जो है या पैकेट ऑफ लाइट जो है वो जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इस पिगमेंट को हिट करेंगे। जब पिगमेंट को हिट करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होगा, वो घूम फिर के वापस इसी पिगमेंट के पास आएगा। जब ये इसके पास वापस आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, इस एनर्जी को ये ले लेगा, सेम इसी के इलेक्ट्रॉन के पास होगा, देन ये एनर्जी को ये ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के पास यही चीज सेम चीज होगी, फिर उसको ये ले लेगा, इसके, ये सारे क्या है, ये पिगमेंट्स है, दीज आर पिगमेंट्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को लेके क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और लास्ट में ये एनर्जी जो है वो किसके पास जाएगी, क्लोरोफिल ए के पास, रिएक्शन सेंटर के पास। क्लियर? यहां से जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा, ये प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर? इस पिगमेंट को छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी तो वो किस बेस पे होगी, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे होगी, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे होगी। यहाँ पे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। क्लियर? उन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है कि इट मींस
like electron carrying capacity, electron carrying capacity, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। क्लियर? सो ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट होगा। प्लास्टोक्विनोन की जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ज्यादा है। इसको कौन गेट करेगा? इसको प्लास्टोक्विनोन ले लेगा। अब इस प्लास्टोक्विनोन से भी जिसकी रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो ये इससे आएगा, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको एक्सेप्ट कर देगा। क्लियर? फर्स्ट हमारे पास ये आया प्लास्टोक्विनोन की तरफ, देन ये आया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ये आएगा प्लास्टोसाइनिन की तरफ। प्लास्टोसाइनिन की तरफ ये आ जाएगा। ये क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। अब ये जो प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से आगे जाके ग्रेडियंट बनेगा और एटीपी की प्रोडक्शन होगी। क्लियर? ये जो प्लास्टोक्विनोन से कॉम्प्लेक्स की तरफ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसी से क्या होगा? जो एनर्जी रिलीज होगी थाइलाकोइड स्पेस में ग्रेडियंट बनेगा और उससे बनेगी एटीपी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो किस बेस पे हो रही है? रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे हो रही है। इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कैरी करने की वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ज्यादा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा है, और प्लास्टोसाइनिन जो है उसकी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ज्यादा है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें फोटो सिस्टम 1 को, तो जब लाइट ने फोटो सिस्टम 1 को हिट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही चीज हुई। क्लियर? इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही चीज हुई कि वो एक्साइटेड हुआ और लास्ट में एक्साइटेड हो गया, उसने पिगमेंट को छोड़ दिया, वो पिगमेंट के पास वापस आया, उसने एनर्जी रिलीज की, उसके एनर्जी के रिलीज होने की वजह से दूसरा, देन तीसरा एंड फाइनल हमारे पास जितनी एनर्जी थी वो किसके पास पहुंची? क्लोरोफिल ए के पास पहुंची। तो ये क्लोरोफिल ए के पास आ गया। अब यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया। क्लियर? तो इसके पास क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए इधर आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में आ जाएगा। क्लियर? तो इसकी जो डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो किसने पूरी की? फोटो सिस्टम 1 ने पूरी की। राइट? अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर एक फ्लो से गुजरेगा, मतलब एक फ्लो के जरिए जाएगा और आगे जाके बनाता है NADPH। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन गया अब इसके पास क्या होगा? राइट? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 के पास प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या हम इसको OEC भी कहते हैं, जो कि फोटो सिस्टम 1 के पास नहीं होता, और ऑलरेडी एक नेचुरल फ्लो है जिसके जरिए जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो रही है। राइट? तो इसको चाहिए भी नहीं, जबकि इसको चाहिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जब चला गया वापस तो नहीं आया। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है कि वो H2O की स्प्लिटिंग कर देता है, वो H2O की स्प्लिटिंग कर देता है। तो जब ये H2O को स्प्लिट करता है तो ये H2O के मॉलिक्यूल को जब ये स्प्लिट करेगा तो ये हमारे पास क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन, साथ में बनाता है ऑक्सीजन और बनाता है इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको गाइड कर लेगा, ये फोटो सिस्टम जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। क्लियर? यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है
और जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो इसी से आता है। हमारे पास अगर फोटो सिस्टम की हम बात करें तो ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है। जो बाय प्रोडक्ट है, जो ऑक्सीजन है, वो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, फिर हम उसको इनहेल करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये ग्रेडियंट बनाता है, ये हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाता है। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये यहाँ पे ग्रेडियंट बना देता है। ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज हो जाता है, रिलीज टू एटमॉस्फेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो ये भी एक कंफ्यूजन था जो क्लियर हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे पूरे होते हैं। जब इसकी डेफिशिएंसी आई तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, H2O को स्प्लिट कर देता है और H2O की स्प्लिटिंग से बनाता है 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। क्लियर? और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आप लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं जेड स्कीम, इसको हम लोग कहते हैं जेड स्कीम। क्लियर? तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मतलब भाग गया, वापस इस फोटो सिस्टम के पास नहीं आया। इसको फर्दर डिफरेंट फ्लोज, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया और फर्दर ये कहाँ पे आया, फोटो सिस्टम 1 के पास आया, अपने सिस्टम के पास नहीं गया। तो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक इस तरह का जेड स्कीम बना रहा है। क्लियर? जेड शेप आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम दोनों यूज होंगे 2। क्लियर? और जो कंफ्यूजन रिंगल स्टूडेंट आती है, सो मैंने आपको बता दिया। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है वो एक दूसरे से ज्यादा है, तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के उसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, then प्लास्टोक्विनोन, then cytochrome complex and then प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास आएगा। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट इसमें है so let me know in the comment section। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसके पास है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी जो डिफिशिएंसी होती है वो पूरी नहीं हो पाती। क्लियर? इसके पास इसलिए नहीं क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए इसके पास आया। तो फोटो सिस्टम 1 डज नॉट नीड टू हैव ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। हम कहते हैं ना कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, H2O की स्प्लिटिंग होती है। तो वो H2O की स्प्लिटिंग बेसिकली कौन करवाता है, फोटो सिस्टम 2 करवाता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। राइट? तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। यहाँ तक होपफुली आप लोग को से क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम लोग देखें, अब फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन गया, फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन गया, अब उसके पास क्या होगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए मूव करेगा और ये हमारे पास लास्ट में बनाएगा NADPH। कैसे? सबसे पहले इसको आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे जो है इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी। इसको कौन, इससे इलेक्ट्रॉन किस कहाँ जाएगा, पेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। ये सारे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, दीज ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। जिस तरह से हम लोग ATC में पढ़ते हैं ना, दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, तो सेम ये भी क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती है। तो ये आता है पेरिडॉक्सिन के पास। पेरिडॉक्सिन के बाद अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन आता है इसके बाद अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन आता है पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास। ये आता है पेरिडॉक्सिन NADP
रिडक्टेज के पास आता है ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, NADP जो है वो रिड्यूस होगा, NADP क्या होगा, रिड्यूस होगा, NADP रिड्यूस होगा और इसके रिडक्शन से क्या होगा, NADP H बनेगा। तो हम लोगों ने आपको बताया था ना लास्ट स्टार्ट में हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है इसके प्रोडक्ट क्या है, ATP और NADP H। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल लाइट रिएक्शन में जो ATP की प्रोडक्शन है दे आर 2 ATP मॉलिक्यूल, राइट। और स्पेशली कहाँ पे जब फ्लैक्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में मूव करेगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो बनेगा थैलेकोइड स्पेस में और हमारे पास क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन होगी। तो यही है हमारे पास, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हो जाता है, उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है उससे वो पास हो जाता है, फाइनली NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है और NADP के रिडक्शन से जो है क्या बनता है, NADP H जो है वो लास्ट में बन जाता है और ATP जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब यही जो ATP है और यही जो NADPH है ये दोनों प्रोडक्ट्स आगे जाएंगी, डार्क रिएक्शन में इंटर होंगी और डार्क रिएक्शन में फिर कुछ प्रोसेसेस होंगी और लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। और एक दूसरा भी यहाँ पे पॉइंट आता है, क्या एट अ टाइम जो है एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सो डिपेंड करता है किस बुक के एक जो डिफरेंट बुक्स है तो डिफरेंट बुक्स में वो डिफरेंट वैल्यूज दिखाते हैं। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं कि एट अ टाइम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही जो है एक साइड होकर निकलता है और कुछ बुक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके बुक में जो पॉइंट है आपने उसी वैल्यू को फॉलो करना है। और वैसे भी अगर देख के एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एट अ टाइम हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फोटो सिस्टम्स होते हैं, राइट। तो एट अ टाइम जो है एक सिंगल फोटो सिस्टम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो फिर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होते हैं सारे फोटो सिस्टम से निकल के। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दिस वाज नॉन साइक्लिक पाथवे। एक दफा से फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास लाइट है, लाइट क्या करेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में आएगी, फोटो सिस्टम को हिट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और फाइनली क्या होगा, ये अपनी सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दे देंगे। अब क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, यहाँ पे ये डिफरेंट कैरियर्स से गुजरेगा। कैरियर्स किस बेस पे होंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी, राइट। कोई भी कैरियर है उसकी जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है जितनी ज्यादा हाई होगी उतने ज्यादा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा है, प्लास्टोसाइनिन की साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ज्यादा है और प्लास्टोसाइनिन आखिर में क्या करेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 1 को दे देगा। क्लियर, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। पहले लाइट उस पे पड़ी थी, फिर इसके बाद फोटोसिस्टम 1 पे भी पड़ी थी। तो सेम यहाँ भी वही फिनोमेना हुआ था, इसका इलेक्ट्रॉन भी एक साइड होकर निकला था, इसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर देगा। और अब बात आती है यहाँ की, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कौन पूरी करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये H2O की स्प्लिटिंग करता है, यहाँ से बनता है हाइड्रोजन जो कि आगे जाके ग्रेडियंट बनाता है। ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कौन कट करता है, इसको फोटोसिस्टम 2 ले लेता है, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे जो फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन है वो फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, यहाँ पे NADP रिड्यूस होगा, क्लियर, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और NADPH जो है वो लास्ट में बन जाएगा। सो ATP और NADPH, सॉरी, ये ATP और NADPH क्या करेंगे, ये जो है आगे एंटर होंगे डार्क रिएक्शन में और वहां पे डार्क रिएक्शन में फिर कुछ स्टेप्स होंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज। और अगर हम देखें तो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के बीच डिफरेंस क्या है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 680 वाले नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 जो है उसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये भी एक डिफरेंस था। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने कंफ्यूजन क्लियर की वो क्या थी कि लाइट जो है वो पहले फोटोसिस्टम 2 को क्यों कैप्चर स्ट्राइक करती है, फोटोसिस्टम 1 को क्यों नहीं। तो उसका डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस यही है
कि इनको जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया गया है वो इनके डिस्कवरी के बेस पे गिवन है, ये इनके फंक्शन के बेस पे नहीं गिवन, राइट। तो ये कुछ कंफ्यूजन थी, ये भी हम लोगों ने क्लियर की, और जो पूरा टॉपिक था होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑल इयर्स, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है वो आपको मस्ट दिए जाएंगे। तो ये क्या था, नॉन साइक्लिक पाथवे, जिसको हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं, और होपफुली आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं। क्लियर, ये क्या है, नॉन साइक्लिक पाथवे है। इलेक्ट्रॉन एक दफा उससे चला, फोटो सिस्टम से निकला, वो वापस फोटो सिस्टम में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, फर्दर इसको आगे जाके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पकड़ लेंगे और फर्दर जो है बाकी जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो बनेंगी। तो ये क्या था, नॉन साइक्लिक पाथवे था। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, तब तक मैं चेक करती हूँ कि वीडियो ऑन है कि नहीं। हाँ चलिए, वीडियो तो ऑन है। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक पाथवे को, कि अब साइक्लिक पाथवे में क्या होगा। अगर आप लोग को नॉन साइक्लिक पाथवे समझ आ चुका है, देन देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन साइक्लिक पाथवे, क्योंकि साइक्लिक पाथवे में जो है इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम को लीव करेगा और उसी फोटो सिस्टम के पास वापस आएगा। तो इसमें कोई जो है डिफिकल्टी जो है वो आपको नहीं होगी, अगर आप लोगों ने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस, अब डिस्कस करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे को। अगर आप लोग को नॉन साइक्लिक पाथवे समझ आ चुका है तो साइक्लिक पाथवे जो है वो बहुत ज्यादा फिर आप लोग के लिए इजी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जस्ट एक फोटो सिस्टम यूज होता है। हम लोगों ने नॉन साइक्लिक पाथवे में देखा कि वहां पे दोनों फोटो सिस्टम जो है वो यूज होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एक फोटो सिस्टम जो है वो यूज होता है, दैट इज फोटो सिस्टम 1। क्योंकि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं होती। क्लियर, अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो फोटो सिस्टम 2 के पास प्रेजेंट था ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन वगैरह को रिलीज करेगा। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 ही यूज होता है। और मोस्टली ये प्रोसेस तभी होता है जब फोटो सिस्टम 2 की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो। क्लियर, तो यहाँ पे भी सेम वही होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, लेकिन साइक्लिक वे में होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखें, ये हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, इसके पास प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बहुत सारे पिगमेंट्स। क्योंकि हमने कहा था कि क्लस्टर ऑफ पिगमेंट जो है क्या बनाता है, वो बनाता है, फोटो सिस्टम बनाता है। अब यहाँ पे लाइट आई और उस लाइट ने क्या किया, इसको क्या किया, हिट कर दिया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा सेम उसी तरह का चीज यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यहाँ एनर्जी आएगी, यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगी, क्लोरोफिल ए के पास। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अब यहाँ पे अगेन हाई जो वो है रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ पे कौन उसको गेट करेगा, यहाँ पे उसको गेट करेगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन को कौन गेट करेगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको, और वैसे भी ज्यादातर जो है साइक्लिक पाथवे ज्यादातर नहीं होता, मोस्टली नॉन साइक्लिक पाथवे ही चलता है। बट अगर कभी फोटो सिस्टम जो 2 है उसकी वो है
फोटो सिस्टम 2 की एक्टिविटी ब्लॉक हो, या फिर CO2 की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा नहीं हो, मतलब लेस हो, देन हमारे पास जो है क्या होता है, साइक्लिक पाथवे जो है वो चलता है। क्लियर, वहां पे CO2 जो है वो रिड्यूस होता है और ATP जो है वो बनता है, ATP की प्रोडक्शन होती है। सो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा। क्लियर, उससे इलेक्ट्रॉन को कौन गेट करेगा, आयरन सल्फर कम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आएगा फेरेडोक्सिन की तरफ, फेरेडोक्सिन की तरफ आएगा, फेरेडोक्सिन की तरफ से होके आएगा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ जब आएगा तो तब यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, वो बनाएगी ATP। राइट, यहाँ से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा प्लास्टोसाइनिन की तरफ, प्लास्टोसाइनिन की तरफ आएगा। और प्लास्टोसाइनिन से होके, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन होके कहाँ पे आएगा, फोटोसिस्टम 1 की तरफ वापस आएगा। सेम यहाँ पे फिर वही चीज होगी फिर, तो एक साइक्लिक पाथवे जो है चलता है और उसी के साथ बनता है ATP। क्लियर, ATP की प्रोडक्शन होती है। क्लियर, और मैंने आपसे कहा ना कि जो फोटोसिस्टम 1 है तो ये कितने, ये 700 नैनोमीटर के लाइट को कैप्चर करता है, तो यहाँ पे जस्ट वही लाइट कैप्चर होगी जो 700 नैनोमीटर की हो। राइट, तो यहाँ पे यही चीजें जो है इसी तरह से पाथवे जो है वो चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कम्प्लेक्स के पास आएगा, देन फेरेडोक्सिन के पास, देन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद। क्लियर, और फिर प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन अब ये होगा कि इनका ये फ्लो होता क्यों है, तो इनका फ्लो इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव होने से बनती है एनर्जी, और इसी एनर्जी की वजह से आगे जाके ग्रेडियंट बनेगा, और ग्रेडियंट में क्या होगा, उस ग्रेडियंट के बनने से एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग EMF कहते हैं, और वही फोर्स जो है वो आगे जाके ATP की प्रोडक्शन करेगा। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल, ये हमारे पास साइक्लिक पाथवे है। अगर देखें तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक पाथवे है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन जब चला तो वापस अपने फोटो सिस्टम में आया, इसने अपने फोटो सिस्टम को नहीं छोड़ा। राइट, तो जितने हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने, ATP बना और NADPH बना, NADPH बना, तो ये ATP और NADPH जो है ये इंटर होंगे डार्क रिएक्शन में। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स थे लाइट रिएक्शन के, वही इंटर होंगे डार्क रिएक्शन में, और आगे डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो भी काफी इजी है। कार्बन फिक्सेशन होगी, रिडक्शन होगी, RUBP एक मॉलिक्यूल है उसकी रिजनरेशन होगी, तो उसमें भी बेसिकली जस्ट 3 स्टेप्स होते हैं, बट हम लोग उसको ओरिजिन से समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डार्क रिएक्शन। सो होपफुली आप लोग को लाइट रिएक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई जो है वो डाउट या कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होगी, बट स्टिल इफ यू हैव लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो मतलब अगर आप लोग ETC हम लाइव सेशन में कर चुके हैं, सो अगर आप लोग को ETC समझ आ चुका है देन लाइट रिएक्शन को समझना इसमें कोई बड़ी मुश्किल जो है वो नहीं है, क्योंकि वहां पे चीजें थोड़ी टफ हो जाती है, वहां पे भी टफ नहीं है बट एज कम्पेयर टू लाइट रिएक्शन वहां पे थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है, जबकि यहाँ पे काफी इजी प्रोसेस चलता है। एक सिंपल पाथवे के जरिए इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बीच में आएंगे और उसी से एक फोटो सिस्टम ट्यूब से फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी फर्दर फिर मतलब वो एक्साइट होके उसको छोड़ेगा फोटो सिस्टम को, फर्दर उसको कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लेंगे, लास्ट में उसको NADP रिडक्टेज मिलेगा और NADP जो है वो रिड्यूस होकर NADPH बनाएगा। क्लियर, जो फोटो सिस्टम 2 था उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कौन पूरी करेगा, ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि उसके साथ प्रेजेंट होता है H2O की स्प्लिटिंग करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक पाथवे में क्या होता है कि एक Z स्ट्रीम चलती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक दफा चला वो अपने फोटो सिस्टम में वापस नहीं आएगा, जबकि साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन अपने ही फोटो सिस्टम को छोड़ के उसी के पास वापस आता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बाकी दोनों में क्या होती है, ATP की प्रोडक्शन होती है।
और यही जो लाइट रिएक्शन है इसी के प्रोडक्ट जो है वो इंटर हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में फिर क्या होता है वो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।